नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मौसम के बिगड़े मिजाज ने खेत से लेकर मंडी तक फसलों को पहुंचाया नुकसान। मंडियों में गेहूं को बारिश से बचाने के नाकाफी हैं इंतजाम। किसानों ने सरकारों पर लगाए लापरवाही के आरोप। एमपी के श्योपुर में सामने आया किसान से मारपीट का मामला। गेहूं को अमानक बताकर खरीदने से शुरू हुआ था विवाद। किसानों और विपक्ष ने उठाई आरोपी अफसर पर कार्रवाई करने की मांग। यूपी में चीनी मिलों पर गन्ने का बकाया भुगतान 15,000 करोड़ रुपए के पार। लॉकडाउन के चलते किसानों के सामने बढ़ी घर चलाने की चुनौती। पैसे के बदले चीनी देने की योजना से किसान नाखुश। गर्मियों में टिड्डियों के हमले की आशंका गहराई। बीती सर्दी के मुकाबले ज्यादा बड़ा हमला होने का अनुमान। राजस्थान के आगे पंजाब और हरियाणा तक पहुंच सकता है असर। और अब खबरें विस्तार से। किसानों के सामने लॉकडाउन के चलते मुश्किलें जारी हैं। एक तो फसलें कट नहीं पा रही हैं और अगर कहीं पर कटाई हो भी रही है तो उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। ऐसे में मौसम का बिगड़ा मिजाज खेत से लेकर मंडी तक किसानों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश और ओले गिरने का दौर जारी है, लेकिन मौसम का ये बदला मिजाज उत्तर भारत में किसानों के लिए कहर साबित हो रहा है। लॉकडाउन के चलते गेहूं की कटाई में देरी हुई है। ऐसे में बारिश और ओले गिरने से फसलों को सुरक्षित रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। हाल तो यह मंदा ही है जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ है। कुछ भी नहीं है, कोई ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ नहीं। ਤਰਪਾਲਾਂ ਤਰਪੂਲਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਆਪ ਲਿਆਈ ਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਆੜਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। सरकार की तरफ से इंतजाम पूरे हैं। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਲ ਆਹ ਚੱਕ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੇਬੀ अगर ਉਹ जल्दी ਬੱਦਲ और बरसात नहीं हटती तो खेत ही खराब होने के पूरे चांस ने। लगातार 4-5 दिन से ओलावृष्टि, बारिश, पछुआ हवा के चलते सारा खेत में देखिए सब हमारा फसल धो गया है। बहुत लोग ऐसे जो है काट के हमारे बगल वाला रख दिए हैं, जो कि सड़ रहा है। सर मैं काटे के समय में लॉकडाउन लग गई, खेती हमारा समूचा जाम के ठेठौना पर पानी लाग के समूचा खेती खत्म हो गई। अब हम कौन सी खाए कहाँ काटेंगे रहे हम। सिर्फ खेतों में खड़ी फसल को नुकसान नहीं है, ये हरियाणा की कैथल और करनाल मंडी का हाल देखिए। लापरवाही का आलम यह है कि मौसम खराब होने के अनुमान के बावजूद गेहूं को खुले आसमान के नीचे बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया है। उसके पास तरपाल पर कोई तरपाल देता नहीं है। ये ऊपर बरसात चल रही है, छतरी के नीचे से आपको लाइव दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अनाज मंडी में रहता हूँ। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसके लिए खट्टर सरकार पर सवाल उठाए हैं। जो गेहूं गिल्ली हो गई है सरकार की बदइंतजामी के चलते, अब इस गेहूं को खरीदेगा कौन? रसूलपुर से हमारे साथी पिछले 2 दिन से यानी 48 घंटे से यहाँ बैठे, आज तक केवल 86 बोरियां ही इनकी आज तक तौल हो पाई। तो कितने दिन किसान यहाँ बैठा रहेगा? कैसे दुर्दशा का शिकार होगा? मजदूर क्या करेगा? आड़ती क्या करेगा? क्या इसके लिए सरकार जिम्मेवारी लेगी? सवाल ये है। यही हाल उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद और कन्नौज का है। खेतों में खड़ी मक्के जैसी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। हर साल मौसम बिगड़ने के साथ किसानों का यही हाल होता है और हर साल किसान नुकसान और कर्ज के जाल में उलझ जाते हैं। ये सच है कि मौसम पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन मंडियों में फसलों की सुरक्षा के इंतजाम करके और फसल बीमा योजना को सुधार कर क्लेम देने में तेजी लाकर किसानों को राहत जरूर दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आपने देखा कि कैसे मंडियों में अनाज भीग रहा है। हालांकि 2 दिन पहले हमारे खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने का दावा किया था। पहले हमने नंबर ऑफ जो हमारे परचेज सेंटर थे जहाँ पर किसान अपनी फसल लेकर आता था उनको 3 गुना किया। सरसों के पिछली बार 67 थे, उसको 150 के लगभग किया। वीट के पिछली बार 477 थे, उसको हमने 1500 के आसपास बनाया। और उसके अंदर भी हमने जो आड़ती भाई थे उनको स्टैगर किया।
कि आपके रिलेटेड कोई भी किसान है उसकी फसल को आप वहां प्रोक्योर कर सकते हैं। बेसिक चीजें वहां पर तिरपाल हो बारिश से बचाने के लिए सब सरकार ने प्रोवाइड करने का काम किया है और सरकार ने बारी बारी प्रयास किया और किसान भाइयों ने भी उसका पूरा साथ दिया। वो स्वयं स्टैगर्ड तरीके से और डिलेड अपनी क्रॉप को मंडियों में लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मई से तेंदुपत्ता इकट्ठा करने की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस बार 20 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस काम में लगे आदिवासी परिवारों से प्रति मानक बोरा 2500 रुपए में तेंदुपत्ते की खरीद की जाएगी। इससे राज्य के आदिवासियों को लाभ होने की उम्मीद है। इस बीच मध्य प्रदेश के श्योपुर में खरीद केंद्र पर आए किसान के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बड़ौदा तहसील के तहसीलदार पर किसान रमेश सुमन के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि किसान सलमानिया साइला खरीद केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए 4 दिन से इंतजार कर रहे थे, लेकिन शनिवार को जब उनका नंबर आया तो कर्मचारियों ने गेहूं को अमानक बताकर उसे खरीदने से इनकार कर दिया। इस पर किसान ने जब ऐतराज जताया तो तहसीलदार ने उसकी कथित तौर पर पिटाई कर दी। इस घटना के बाद से किसानों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं कांग्रेस ने भी मामले की जांच कराने और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि जिला प्रशासन इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए किसान के साथ मारपीट से ही इनकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गेहूं खरीद में किसानों से अवैध वसूली की शिकायत सामने आई है। ये मामला पीलीभीत बीसलपुर सरकारी खरीद केंद्र का है। यहां पर किसानों से प्रति क्विंटल गेहूं की खरीद पर 15 रुपए से लेकर 60 रुपए तक की वसूली की जा रही है। खुद किसान कुलविंदर सिंह ने इसका वीडियो बनाकर हमें भेजा है। उन्होंने स्थानीय नेताओं और प्रशासन पर किसानों की इस लूट पर अनदेखी का आरोप लगाया है। सचिव साहब से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ये गेहूं के पैसे पल्लेदारी के जो हैं वो ठेकेदार नहीं किसान देगा। तो मेरे पास उस दिन पैसे नहीं थे इसलिए लेट हो गया, तो मैं पैसे नहीं दे पाया। तो इसलिए भाई सेवाराम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। 5-6 दिन लेट होने का आपने इसको देखा और सहा और ये अपने आप मजदूरी। और इस मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुलविंदर सिंह जी जुड़ गए हैं पीलीभीत से, जो कि खुद एक किसान हैं। कुलविंदर जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताइए किस तरह की समस्या झेलनी पड़ रही है किसानों को खरीद केंद्रों पर? बताया जा रहा है कि 15 से 60 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से वसूली हो रही है किसानों से। जी मैडम, ये ठेकेदार प्रणाली है। यहाँ पे ठेकेदार जो है ठेकेदार नियुक्त कर दिया जाता है क्रय केंद्र पे लेबर के लिए, परिवहन के लिए, हैंडलिंग के लिए, क्योंकि वो माल तुलवा करके और गोदाम तक उसे पहुंचाए। मगर यहाँ पे उल्टा होता है, किसान के द्वारा वो शोषण किया जाता है, किसान से पैसा लिया जाता है। तो ये 15 रुपए 20 रुपए कुंटल तो लेबर के नाम पे चार्ज किया जाता है, जो कि ठेकेदार को देना चाहिए, ये बिल क्लेम करता है। उसके बाद 50 से 70 रुपए एक्स्ट्रा डिमांड की जाती है। अगर वो नहीं देता है तो उसको तरह तरह के बहाने बना करके टाल दिया जाता है, उसको लटकाया जाता है, टोकन के नाम पे लटकाया जाता है, सोशल डिस्टेंस के नाम पे लटकाया जाता है, और लॉकडाउन के नाम पर तो बड़ी तगड़ी वसूली हो रही है। इस तरीके की बड़ी अवस्थाएं फैली हुई हैं मंडियों के अंदर। आप लोगों ने क्या इसके बारे में वहां पे स्थानीय प्रशासन को इसकी शिकायत की है? वहां से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? जी मेरे साथ मेरा जिस दिन गेहूं तुला था तो मुझसे इन्होंने डिमांड की 20 रुपए कुंटल की। बोले अभी आप 20 लेबर के दे दें, बाकी के पैसे बाद में दे देना। मैंने मंडी सचिव को अवगत कराया। मैंने कहा सचिव साहब ये पैसा किसान क्यों देगा जब इनको ठेकेदार किया गया, ठेकेदार देगा किस लेबर का पैसा? तो बोले कि ये आपको 20 रुपए कुंटल जो मिलता है शासन से वो आप दीजिए, सरकार से मिलता है। तो मैंने कहा मेरे को तो 20 रुपए कुंटल उतराई का मिलता है, वो मैंने शनाई घर से कर ली, उतराई कर ली, क्वालिटी में पास हो गया गेहूं, तो ये पैसे मैं क्यों दूं? लेकिन उन्होंने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और आई गई बात कर दी और चलते बने। ऐसे ही से पहले एक दिन डीएम साहब का दौरा था। डीएम साहब खुद मंडी के अंदर आए। मंडी में तो उन्होंने किसी किसान से नहीं पूछा, किसी ये नहीं पूछा कि किसान कोई है या नहीं है, इतना सारा गेहूं पड़ा है, इस गेहूं को कैसे खरीद रहे हो, किस आधार पर खरीद रहे हो, किस आधार पर तौल रहे हो, कुछ जानकारी नहीं ली उन्होंने। तो अब ऐसे में आप जैसे तमाम किसान होंगे, छोटे किसान, और जो काफी घबराए हुए भी हैं इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि कई जगहों से पुलिस की भी
तरफ से पिटाई हुई है, कई तरह की सख्ती भी बढ़ती जा रही है, तो काफ़ी किसान घबराए हुए हैं, मंडी भी नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में आपको लग रहा है कि भाव जो 1925 रुपए का है वो मिल पा रहा है किसानों को? नहीं मैडम, नहीं मिल पा रहा है। 1925 का भाव तो दूर, उसको 1800 तक भी नहीं मिल पा रहा है। जो देहात में छोटा किसान है वो तो 1700 रुपए में बेचने मजबूर है, क्योंकि उसे अपना काम चलाना है, घर के खर्चे चलाने हैं, तरह तरह की चीजें आती हैं। किसी को दवा लेनी है, किसी को गन्ने में पानी लगाना है, किसी को गन्ने की सिंचाई करनी है, गन्ने का पैसा नहीं आता तो वो गेहूं बेच के अपना काम चला रहा है। इस तरीके की बड़ी ही शोषण किसान के ऊपर हो रहा है। विशेष तौर से इस हमारी बेल्ट में उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, इन सारे पूर्व तहसील में भी बहुत बड़ी तरीके से धागेबाजी चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो नीति निर्धारक है, जो स्थानीय प्रशासन है, वो आपकी इन बातों को सुनेगा और इस पर जो भी एक्शन है वो उचित एक्शन जल्द से जल्द लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। लॉकडाउन के चलते किसानों को तमाम राहत देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यूपी में गन्ना किसानों को गन्ने को बेचने से लेकर उसके बकाया भुगतान पाने की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। उनके सामने घर चलाने की चुनौती खड़ी हो गई है। नियम है कि गन्ना किसानों को खरीद के 14 दिन के भीतर बकाया पैसों का भुगतान कर दिया जाएगा, नहीं तो मिल को उस पर 15% ब्याज चुकाना पड़ेगा। लेकिन इस नियम की जमीनी हकीकत ये है कि यूपी में गन्ना किसानों का बकाया बढ़ते बढ़ते 15,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। इस बीच सरकार ने अगले 3 महीने तक किसानों को चीनी देने की योजना शुरू की है। लेकिन सवाल वही है कि जब सरकार और चीनी मिल चीनी नहीं बेच पाई तो किसान कहां और कैसे बेचेगा? अगर कोई बेच भी ले जाए तो 2-2.5 हजार रुपए में अपना महीने भर का खर्च कैसे चलाएगा? किसान बार बार अपने गन्ने का भुगतान की मांग कर रहे हैं। गन्ना एक्ट में भी लिखा हुआ है 14 दिन में भुगतान होना चाहिए। ये जो गन्ना के बदले में चीनी देने वाला मामला है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। हमें पैसे की आवश्यकता है, अगर पैसा होगा तो मार्केट से हम कुछ भी सामान ले सकते हैं। उधर सरकार मुद्दे से भटकाकर किसान की भी रीढ़ कमजोर कर रही, भारत की रीढ़ कमजोर करने पर लगी हुई है। गन्ना किसानों की समस्या इतनी ही नहीं है। एक तो गन्ना बिक नहीं पा रहा है, खेतों में खड़ा है। दूसरी तरफ जो किसान इसे बेचने जा रहे हैं उन्हें तौल में धांधली से भी जूझना पड़ रहा है। ये मामला लखीमपुर खीरी के बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड चीनी मिल के तिकोना फार्म गन्ना सेंटर का है। यहाँ गन्ने की तौल में प्रति क्विंटल 5 क्विंटल 40 किलो की घटतौली पकड़ी गई। किसानों के हंगामा करने पर तौल को बंद कर दिया गया। गड़बड़ी देखते हुए मिल बाबू भाग गया था। किसान बताए कि उस समय उपस्थित था, जानबूझ के फरार हो गया। इसकी संलिप्तता प्रतीत हो रही थी, इसलिए थाने में उसकी FIR भी दर्ज कराई जा चुकी है। अभी पुलिस केस जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। दिन पहले हम उनके इंचार्ज को बता चुके थे कि आपके सेंटर पे घटतौली हो रही है, तो इन्होंने कहा पकड़ पाना तो पकड़ लेना। तब हम लोगों ने, जब हम इसके बावजूद हम लोगों ने कांटा करवाया था, हम कांटे की अपेक्षा में 5 क्विंटल 40 किलो की घटतौली हम लोगों ने पकड़ी है, जिसकी जानकारी हमने उच्च अधिकारियों को दी। बड़ी मुश्किल से शनिवार को FIR हुई है। हमारी डिमांड है कि इसका सारा मुआवजा में दिया जाए जब तक कि तौल हुआ है। शुरू से जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। और सभी शुगर मिलों को इस बात के स्पष्ट निर्देश हैं कि कहीं भी किसी भी तरह की घटतौली न होने पाए, और इसके लगातार हम लोग टीमें बनाकर चेक भी कर रहे हैं। और मैं ये आश्वस्त हूँ कि घटतौली बिल्कुल नहीं हो रही है जनपद में। किसान घटतौली से नुकसान की भरपाई करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अफसरों का दावा है कि जिले में घटतौली नहीं हो रही है। ऐसे में किसानों की मांग कब और कैसे पूरी हो पाएगी? सवाल किसानों के साथ धांधली को रोकने का ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि अगर पूरी फसल नहीं बिकी और समय पर बकाया भुगतान ना हुआ तो वो घर गृहस्थी की गाड़ी खींचने के साथ खरीफ की खेती कैसे कर पाएंगे, और इन सब की जवाबदेही किस पर होगी? यूपी के लखीमपुरी खीरी से प्रभाकर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। कोरोना संक्रमण के संकट के बीच राजस्थान के जैसलमेर में तनोट बबलियान इलाके में टिड्डियों के दोबारा दिखाई देने के बाद पंजाब के किसान भी घबरा गए हैं। इस बार गर्मी में टिड्डियों का प्रकोप बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। माना जा रहा है कि गर्मी में हॉर्न ऑफ अफ्रीका से उठने वाले टिड्डियों का तूफान यमन, बहरीन, कुवैत, कतर, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान होते हुए भारत तक आ सकता है।
टिड्डियां अपने रास्ते में प्रजनन करते हुए आगे बढ़ती हैं, इसलिए इनके हमले के कई दौर आ सकते हैं। इससे भारत में राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा और सिंध, गंगा का मैदानी इलाका खतरे में माना जा रहा है। अगर ये आशंका सही साबित हुई तो खाद्यान्न सुरक्षा के लिए संकट बन सकता है। जाहिर है कि सरकारों को कोरोना के साथ टिड्डियों से निपटने के दोहरे मोर्चे पर अब काम करना होगा। हालांकि टिड्डियों के हमले से पंजाब के किसान डरे हुए हैं। उन्हें कपास की फसल इनके निशाने पर दिखाई दे रही है। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए डॉक्टर KL गुर्जर, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं लोकस डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज, फरीदाबाद से। स्वागत है सर आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले ये बताइए कि जिन जिन पॉकेट्स पर टिड्डियों का खतरा मंडरा रहा है, श्री गंगानगर हो गया राजस्थान का या फजिल्का पंजाब का, किस तरह की तैयारी है लोकस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की जमीन पर? हाँ जी, प्रेजेंटली जो लोकस्ट के हॉपर्स, जो निम्फ जिनको बोलते हैं, वो अभी इंकर्जन हो रहा है श्री गंगानगर के एक हिंदुवल कोट जो BOP है और एक फाजिल्का के रूपनगर BOP है जो बॉर्डर है उसके ऊपर। तो वो जो इंकर्जन हो रहा है, जो उनका अटैक हो रहा है, वो पाकिस्तान साइड से आ रहा है। और वहां पर जो हॉपर्स निकले थे अभी 10-15 दिन 20 दिन पहले, तो वो चल करके इधर आ रहे हैं, क्योंकि अभी वहां पे क्रॉप हार्वेस्ट हो गई है। बॉर्डर के जो फेंसिंग के दोनों तरफ जो क्रॉप्स, जो व्हीट की जो क्रॉप्स जो थी जी, तो वहां पर से ये फेंसिंग क्रॉस करके एंटर कर रहे हैं। तो वहां पे हमारा जब से इस इंटेलिजेंस हुआ 11-12 अप्रैल से, तभी से हमारी टीम वहां पे डेप्यूट कर दी गई है और सर्वे और कंट्रोल का काम चल रहा है। और उसको वहीं पर हम जो है कंट्रोल कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। फेंसिंग के आसपास ही 0 लाइन और फेंसिंग के बीच में और फेंसिंग के आसपास एंटर जैसे तो करते हैं, तो वहां पर ही उनको कंट्रोल कर रहे हैं। और ये वो हॉपर्स हैं जो कि पिछली बार जो फरवरी में जो कंट्रोल किया था और जो अटैक किया था इमेच्योर अडल्ट्स का, और वो हमारे यहाँ पूरी तरह से कंट्रोल कर दिए गए थे। और वो बाद में वहां पे जाके ब्रीडिंग कर दिया था पाकिस्तान के जो उस एरिया में, बॉर्डर के एरियाज में। और वो वहां से इमर्ज होकर के, और वो अभी कुछ बड़े होकर के सेकेंड थर्ड इंस्टार में, और वो एंटर कर रहे हैं। ये बताइए कि कितना एरिया कवर कर लिया है? छिड़काव, केमिकल स्प्रे और छिड़काव की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि कुछ 1500 एकड़ पर काबू पा लिया गया है छिड़काव के जरिए। हाँ जी, वो इतना एरिया हमने कवर कर दिया है, 1500 एकड़ से भी ज्यादा। बट वो एक्चुअली इतना बड़े लेवल पर नहीं है, वो स्केटर्ड है। और वो इनका जो खतरा है, जो ये वो पॉपुलेशन जो बची हुई उस समय की जो ब्रीडिंग कर गई थी, और वही पॉपुलेशन जो बॉर्डर के आसपास ब्रीड करके निकली थी, वही पॉपुलेशन है। ये बड़े लेवल पे हमला अभी इसकी कोई संभावना वहां पर नहीं है। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि अब कोरोना का समय है, संकट है सिर पर, और 2 फ्रंट पर युद्ध चल रहा है एक तरीके से, कोरोना और दूसरा अगर ये एक बड़ी चुनौती देखी जा रही है, जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि मई में एक पॉसिबल अटैक हो सकता है। हाँ जी, क्योंकि ये अभी इस समय सही है कि हम जो है कोविड से जूझ रहे हैं, और अगर ये भी अटैक होता है तो नेचुरली दोहरा हमला होगा। लेकिन अभी जो आप जो बता रहे हैं कि लार्ज स्केल पे जो इंकर्जन की बात है, वो अभी नहीं है। ये सिर्फ जो पॉपुलेशन जो बॉर्डर के आसपास जो ब्रीडिंग हुई थी और जो उससे जो हॉपर्स निकले थे, वो उनका मूवमेंट है। और उसको हम वॉच करके और सर्वे करके कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से बड़े लेवल पे जो इंकर्जन की है, वो उस पर भी हम वॉच किए हुए हैं। और एवरी मंडे FAO हमारे वर्चुअल मीटिंग कर रहा है, जो 4 कंट्रीज हैं जो साउथ वेस्ट एशिया की, जो स्वैक की जो कंट्रीज हैं, ईरान, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, इनके साथ एवरी मंडे जो है FAO वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। और जिसमें जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है उन कंट्रीज की, वो हमको मालूम चल सके और हम प्रिपेयर्ड हो सके उसके हिसाब से। जी। तो ये जो अभी जो ज्यादा है ब्रीडिंग और वो उनका नंबर्स, वो ईरान में, साउथर्न ईरान में
और बलूचिस्तान के और ईरान के बॉर्डर पे वहां पर इनकी पॉपुलेशन है अभी। कुछ एडल्ट हैं, कुछ मैच्योर एडल्ट हैं, कुछ हॉपर्स हैं। तो जैसे ही इनका बिल्टअप हो गया, संख्या बढ़ेगी, माइग्रेशन होगा, मूवमेंट होगा, उसी समय हमको पता लग जाएगा और हम वेल प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए। हम जो LWO इस पूरी तैयारियों के साथ, ताकि हम उसको जैसे ही बॉर्डर पे आता है उसी समय हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बताइए कि किस तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि पिछली बार इस पर काफ़ी सवाल खड़े हुए थे कि देर से जागी सरकार और लीथल कॉम्बिनेशन जो है पेस्टिसाइड्स का उसका इस्तेमाल किया गया, ताकि उसकी वजह से जो आबो हवा है, जल और ज़मीन, उसमें भी कुछ प्रदूषण की खबरें आई और जो नेचुरल प्रेडेटर्स हैं उन पर भी इसका असर पड़ा इन केमिकल्स का। जी देखिए, अभी हम जो LWO जो कंट्रोल कर रहे हैं ग्राउंड टीम से, उसमें मेलाथियन 96% ULV का छिड़काव कर रहे हैं। मेलाथियन 96% जो ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल है, वो अभी जो केमिकल स्प्रे जो भी इसके लिए अवेलेबल है उनमें रादर सेफ है। मेलाथियन जो है वो उनकी अपेक्षाकृत जो है दूसरे जो केमिकल्स हैं उससे उनकी तुलना में ये सेफ है और इसका ज्यादा लंबे समय तक परसिस्टेंट या इफेक्ट नहीं रहता है, इसका जो है इतना नहीं रहता। जी, एक और बात, जो डेविड बेस्ले हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में, उन्होंने वार्न किया है कि इस पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक के बीच में अब हंगर पेंडेमिक, एक भूखमरी के जो हालात हो गए हैं, उसको देखते हुए इस पर नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टिड्डियों की जो खुराक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कहा जाता है कि 40 करोड़ अगर टिड्डी हो 1 स्क्वायर किलोमीटर में, तो कुछ 35,000 लोगों के लायक खाना खा जाते हैं एक दिन में। जी हाँ, तो एक्चुअल में ये जो अभी इनका माइग्रेशन या ट्रेजेक्टरी, इनका मूवमेंट जो होगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी संख्या में वो वहाँ पे कंट्रोल, इनका मूवमेंट होता है, कितनी संख्या में वहाँ पे कंट्रोल कर पाते हैं और हमारे यहाँ कितनी मात्रा में टिड्डियाँ आती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ समर ब्रीडिंग का जो इंकर्जन का जो टाइम है वो मई लास्ट या जून फर्स्ट का जो टाइम है, उस समय की पॉसिबिलिटी है कि उस समय हमारे यहाँ पे टिड्डियाँ अटैक कर सकती हैं। तो उसके ऊपर है, डिपेंड करता है। और नेचुरली अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो संकट है, वहाँ पे जितनी संख्या में, बड़ी संख्या में टिड्डियां हैं, वो नेचुरली फूड क्राइसिस तो पैदा कर ही रही हैं। और अगर इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा उसके लिए फूड क्राइसिस होगा। और उसके लिए सभी जो कंट्रीज हैं जो, उनको बड़े तत्परता से इसको कंट्रोल करना चाहिए और इंफॉर्मेशन और यूनाइट होकर के और एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, ताकि वो कंट्री पहले से प्रिपेयर्ड हो जाए और उसके बारे में जो भी एफर्ट्स कर सकते हैं, ग्राउंड टीम है या दूसरे ऑपरेशंस हैं, वो सभी करने चाहिए, ताकि इससे हमको जो टेस्ट है इससे हम लड़ सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए, बातचीत के लिए। लॉकडाउन के चलते शादी ब्याह से लेकर मंदिर मस्जिद तक सब बंद हैं। इससे फूलों की मांग बिल्कुल खत्म हो गई है। फूलों की खेती करने वाले किसानों को अब अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। अभी क्या कर रहे हैं? तोड़ के फेंक रहा है। नहीं मिल पा रहा है? कुछ नहीं मिल पा रहा। शादी ब्याह जो कैंसिल हो गया इसलिए? जी। लाल बाबू का रुंधता गला फूलों की खेती करने वाले किसानों की मुसीबतों की साफ साफ गवाही दे रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में फूलों की खेती से लाल बाबू की जिंदगी चलती थी, लेकिन लॉकडाउन ने सब बर्बाद कर दिया है। 22 कट्ठा खेत में फूल का खेती किए हुए हैं, जो कि इसमें लागत 60 से 70 हज़ार रुपया है और लॉकडाउन की वजह से पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। हम लोग बहुत तकलीफ से खेती किए हुए हैं। अभी क्या कर रहे हैं? तोड़ के फेंक रहा है। नहीं मिल पा रहा है? कुछ नहीं मिल पा रहा। शादी ब्याह जो कैंसिल हो गया इसलिए? जी। क्योंकि लॉकडाउन है इसीलिए शादी ब्याह रुक गया, इसीलिए फूल के दिख रहे हैं। यही हाल यूपी में जौनपुर के किसानों का है। पहले यहाँ का फूल वाराणसी, अयोध्या और मिर्जापुर तक जाता था, लेकिन अब नहीं। यहाँ से
कम से कम 10 जिला का सप्लाई होता है, कम 100 रुपया के यहाँ नुकसान हुआ और सरकार का कोई मदद नहीं मिला। अभी मंदिर मस्जिद बंद है, जब से फूल जब से लगाए हैं तब से अभी तक बिका नहीं, सब नुकसान हो गया, लाखों का नुकसान है। नहीं, आपकी फूल जो बाहर भी जाते थे, ऐसे में बाहर कहाँ गया? लॉकडाउन जब से लगा है, बाहर कहाँ गया? राजस्थान में भरतपुर के अऊ गांव में लगा ये बोर्ड भी अब पुराने वक्त की बात हो गई है। फूलों के लिए मशहूर इस गांव में फिलहाल फूल ही बर्बादी की कहानी सुना रहे हैं। जोधपुर के किसानों का भी ऐसा ही हाल है। हमारा यही है, मतलब यही रोटी है, मतलब हमारी तो अब के बच्चे के लिए कुछ भोजन का भी इंतजाम नहीं है, तो अगारी फिर क्या खाओगे? सारी खेती यहाँ चली गई है। अब एक एक पैसे के दालगी हो रहे, मतलब कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। बच्चे को घर को क्या से बच्चे को पाड़े बताओ। यहाँ पर हमारे 25 परिवार हैं जो कि फूलों की खेती पर निर्भर हैं, जिससे के कारण ये फूलों पर निर्भर हैं। अभी क्या है कि हम पूरी तरह मर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी खाने के लिए अभी नहीं है। अगर मान लो इसमें गेहूँ भी करते तो कुछ खाने पीने के लिए गेहूँ भी हो जाते। यहाँ पर फूलों की खेती करीब 500 किसान करते हैं, जो प्रति वर्ष एक लीन किसान करीब 2-3 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन में शादी विवाह समारोह और धार्मिक स्थल सब बंद है। ऐसे में इन फूलों की मंजिल बस यही बची है। ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां वैसे तो हर रोज 50 से 55 क्विंटल फूल की खपत हो जाती थी, लेकिन अभी शून्य है। पर लॉकडाउन की वजह से हमारी फसल जो है वो खेतों में ही ख़राब हो रही है। इसको मजबूरन हमें तोड़ के जो है वो फेंकना पड़ता है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा इस्तेमाल करके लोन लेके हमने इस फसल को लगाया था। सरकार को चाहिए कि हमारा वो जो पैसा है उसको माफ़ किया जाए। सरकार यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज़ का हज़ारों करोड़ माफ़ कर सकती है, तो मैं समझता हूँ सरकार हम किसानों का जो है वो थोड़ा सा पैसा जो माफ़ कर सकती है। देश का हिस्सा कोई भी हो, फूल की खेती करने वाले किसानों का किस्सा एक ही है, यानी बर्बादी और सिर्फ बर्बादी। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अभी तक सरकारों ने इन किसानों को ना तो कोई राहत देने का ऐलान किया है और ना ही राहत देने का कोई भरोसा ही दिया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से दीपक सिंह, राजस्थान के भरतपुर से देवेंद्र सिंह और जम्मू से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। लॉकडाउन में जहां किसान कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, बाजार तक पहुंच ना होने से नुकसान उठा रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के किसान जितेंद्र राय के खेतों से लौकी और मिर्च इंग्लैंड पहुंच रही है। सरकार और प्रशासन की मदद से जितेंद्र सिंह ने 1500 किलो मिर्च और 500 किलो लौकी इंग्लैंड भेजी है। एपेडा यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किसान के खेत से लेकर इंग्लैंड तक भेजने की जिम्मेदारी निभाई है। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।